पाकिस्तान के जिगरी दोस्त तुर्की की अब उड़ेगी गिल्ली। भारत ने बिछा दी है पूरी बिसात। तुर्की की दुखती रग पर भारत ने रख दिया है हाथ। साइप्रस से अब होगी तगड़ी डील। मोदी के बाउंसर से एर्दोगन के ठिकाने आ जाएंगे होश। कश्मीर का अलापना भूल जाएगा राग। दोस्तों, तुर्की जिसका नाम आते ही भारत की एक और दुश्मन की तस्वीर जहन में कौंध उठती है। ऐसे दुश्मन जो किसी मामले में चीन पाकिस्तान से कम नहीं है, जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिश में चीन और पाकिस्तान का साथ देता है, उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, कश्मीर को लेकर भारत के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा देता है, दुनिया में भारत की गलत छवि पेश करने की कोशिश करता रहता है। भले ही उससे हमारे देश की सीमा नहीं लगती है, बावजूद इसके वो हमारा विरोधी बनकर अपनी शेखी बघारता है। भारत पर नजर रखने के लिए अपने ड्रोन और हथियार पाकिस्तान को मुहैया कराता है। अब उस तुर्की का हिसाब किताब करने की मोदी ने पूरी तैयारी कर ली है। उसका पूरा लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। उसके सारे बुरे कर्मों की पूरी कुंडली निकाली जा रही है और इसके लिए बाकायदा चित्रगुप्त को भी लगा दिया गया है। भारत के इस चित्रगुप्त से तो अमेरिका और यूरोप भी खौफ खाते हैं। फिर ये तो छोटा सा देश तुर्की है, लिहाजा इसके तो पसीने ही छूटने तय हैं। दोस्तों, कहावत है कि बड़बोलापन कई बार बहुत भारी हो जाता है। तुर्की के साथ भी यही होने वाला है। पाकिस्तान का साथ देने के चक्कर में भारत के खिलाफ बोलते वक्त वो ये भूल गया कि ये मोदी का हिंदुस्तान है, जो हर बात का पूरा हिसाब रखता है और समय आने पर उसे पूरे ब्याज समेत लौटाता है। लिहाजा अब वो वक्त आ गया है जब तुर्की को क्लीन बोल्ड किया जाए। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी कैसे तुर्की का इलाज करेंगे, कौन सी दवा इस्तेमाल करेंगे, कैसे उनके ऊपर चढ़ा बुखार उतारेंगे। दोस्तों, दरअसल तुर्की पर भी अपनी ताकत का भूत सवार है, क्योंकि वो नेटो का सदस्य है। लिहाजा वो जानता है कि अगर उसके ऊपर कोई जल्दी हमला करेगा, क्योंकि ऐसी हालत में उस देश को नेटो संगठन के सारे देशों के साथ लड़ना पड़ेगा, जो आसान नहीं होगा। वो यही सोचकर इतराता रहता है, अपने पड़ोसियों को चीन की तरह हड़काता रहता है। साइप्रस के साथ भी उसने कुछ ऐसा ही कर रखा है। लिहाजा भारत ने तुर्की का इलाज करने के लिए साइप्रस को ही दवा बनाने की तैयारी की है। भारत के इस कदम की जानकारी मिलते ही तुर्की के कान खड़े हो गए हैं। उसे लगने लगा है कि अब मोदी उसकी फील्डिंग सेट करने में लग गए हैं और जल्द ही उसका विकेट चटकने वाला है। आतंकिस्तान का साथ देकर भारत के खिलाफ बोलने की उसे करारी सजा मिलने वाली है। ऐसी सजा जिसकी एर्दोगन ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मोदी ने उसकी ऐसी कमजोर नस दबाने की तैयारी की है कि वो बिलबिला उठेगा और अब बाप बाप चिल्लाएगा। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो तुर्की की अब खाट खड़ी होने वाली है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि तुर्की आखिर भारत का विरोध क्यों करता है? क्या उसकी भारत से कोई पुरानी दुश्मनी है या फिर हिंदू देश के नाम पर वो भारत के खिलाफ खड़ा हो जाता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये पूरी रिपोर्ट देखनी होगी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि अब मोदी कैसे तुर्की को सबक सिखाने जा रहे हैं, कैसे उसके ऊपर शिकंजा कसने जा रहे हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत से तुर्की का क्यों है 36 का आंकड़ा? क्यों पाकिस्तान का समर्थन करता है तुर्की? दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन का पाकिस्तान प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। एर्दोगन पाकिस्तान और चीन की सहायता से खुद को इस्लामिक देशों का नया खलीफा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि वो आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। दोस्तों, 1947 के भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा हो गया था। इस्लाम के नाम पर उदय हुए पाकिस्तान ने तुर्की के साथ दोस्ती में अपना उज्जवल भविष्य देखा। तुर्की में रह रहे कुर्द, अल्बानियाई और अरब जैसे तुर्कों के बीच पाकिस्तान की स्वीकार्यता में इस्लाम में बड़ी भूमिका अदा की। मुस्तफा कमाल पाशा की धर्मनिरपेक्ष सोच के बावजूद पाकिस्तान और तुर्की के संबंध धार्मिक आधार पर ही मजबूत हुए। 1970 के दशक में नेकमेटिन एर्बाकन के नेतृत्व में इस्लामी दलों के उदय ने तुर्की की राजनीति में इस्लाम की भूमिका को और मजबूत किया। इस तरह के राजनीतिक अनुभवों ने तुर्की की विदेश नीति को भी प्रभावित किया और पाकिस्तान के साथ तुर्की की नजदीकी का समर्थन किया। दोस्तों, दरअसल तुर्की और पाकिस्तान दोनों शीत युद्ध के जमाने में अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ इन दोनों देशों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की एक साथ मिलकर चीन के लड़ाकू विमान बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इन दोनों देशों ने मिसाइल निर्माण पर भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। तुर्की के अधिकारियों ने कहा है कि उनका देश पाकिस्तान को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है और उसके साथ मिलकर सिपर लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट और TF-XN फाइटर जेट पर काम कर रहा है। दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों में अभी चौथे स्थान पर है।
लेकिन दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अपने आधे से अधिक हथियार इसी देश से खरीदेगा। दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान केवल रक्षा संबंधों में ही नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी एक दूसरे का आंख बंद कर समर्थन करते हैं। तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का खुला समर्थन करता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन तो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी उठा चुके हैं। एर्दोगन ने फरवरी 2020 में कहा था कि यह मुद्दा तुर्की के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तुर्की सीरिया में सक्रिय अपने भाड़े के लड़ाकों के संगठन सादात को कश्मीर में तैनात करने की प्रक्रिया में है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि भारत और तुर्की के बीच कैसे रिश्ते हैं और क्यों तुर्की भारत का विरोध करता रहता है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि जो तुर्की भारत के खिलाफ इतना जहर उगलता है, मोदी कैसे उसकी वाट लगाने जा रहे हैं? कौन सा ऐसा पासा फेंकने जा रहे हैं जिससे अब तुर्की सकपका जाएगा? तुर्की के दुश्मन साइप्रस से भारत करेगा बड़ी डील, रक्षा सौदों के जरिए करेगा साइप्रस को मजबूत। दोस्तों, दुनिया जानती है कि मोदी कूटनीति के माहिर हैं, लिहाजा उन्होंने तुर्की को मात देने के लिए भी कुछ ऐसी ही बिसात बिछाई है जिससे उसकी सांस अभी से ही फूलने लगी है। दोस्तों, दरअसल तुर्की को साधने के लिए मोदी ने साइप्रस यात्रा पर बाकायदा विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा है, जिनके साइप्रस पहुंचने मात्र से ही तुर्की में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर एस जयशंकर साइप्रस के साथ ऐसी कौन सी बड़ी डील करने वाले हैं जिससे तुर्की परेशान है और इस डील के फाइनल हो जाने से तुर्की पर कैसे शिकंजा कसेगा। तो दोस्तों, तुर्की के लिए एस जयशंकर की यात्रा कितनी अहम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तुर्की ने बाकायदा इसका ऐलान करके कहा है कि भारत के विदेश मंत्री की यात्रा उनके लिए बहुत खास है और इस यात्रा के जरिए वो कई बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें रक्षा डील भी शामिल है। दोस्तों, विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय ढांचे में भारत की भागीदारी पर विचार होगा। साइप्रस के विदेश मंत्री इयोनिस भारतीय विदेश मंत्री को तुर्की की नीतियों के बारे में भी बताएंगे। इसमें खासतौर पर उन नीतियों के बारे में बताया जाएगा जो साइप्रस के लिए संकट बन रही हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भारत ने साइप्रस को ही तुर्की का जवाब देने के लिए क्यों चुना और क्यों साइप्रस का नाम आते ही तुर्की बिलबिला उठता है। दोस्तों, साइप्रस के साथ तुर्की का लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। शुरुआत 1974 में तब हुई जब तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर हमला करते हुए अवैध कब्जा कर लिया। तब साइप्रस में सैन्य विद्रोह हुआ था जिसे ग्रीस का समर्थन था। उसी से तुर्की बौखलाया था, जिसका ग्रीस के साथ समुद्र क्षेत्र को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। उत्तरी साइप्रस पर कब्जे के बाद तुर्की ने उसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस का नाम दे रखा है। दोस्तों, 2 अगस्त 1975 को तुर्की और साइप्रस के बीच वियना में समझौता हुआ। उसके मुताबिक तुर्की को अपने अवैध कब्जे वाले इलाके में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, अपने मजहब को मानने की आजादी समेत सामान्य जीवन जीने में मददगार हर बुनियादी सुविधा मुहैया कराना था। लेकिन बातचीत की टेबल पर समझौते की बात करने वाले तुर्की की मंशा तो अलग ही थी। वियना समझौते का खुलेआम उल्लंघन करते हुए उसने उत्तरी साइप्रस में अपने अत्याचार जारी रखे और वहां के लोगों को सामूहिक पलायन के लिए मजबूर किया। साथ ही साथ उसने उत्तरी साइप्रस की डेमोग्राफी को बदलने के लिए 1,60,000 से ज्यादा तुर्कों को वहां पर बसा दिया। वहां की सांस्कृतिक विरासत को तहस नहस कर डाला, जगहों के पुराने नामों को बदल दिया, ईसाइयों को भगा दिया और पूरे इलाके का आखिरकार तुर्कीकरण कर डाला। धीरे धीरे अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्र के तुर्कीकरण के बाद 15 नवंबर 1983 को तुर्की ने एक तरफा फैसला करते हुए उस क्षेत्र को टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस नाम दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तुर्की की इस दादागिरी की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने प्रस्ताव में तुर्की के इस कदम को अवैध ठहराते हुए उसे कड़ी फटकार लगाई और अपने अनैतिक कदम को पीछे खींचने की अपील की। सुरक्षा परिषद ने सभी देशों से साइप्रस की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपील की। साथ ही कहा कि रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के अलावा किसी भी अन्य देश या सरकार को मान्यता न दी जाए। दोस्तों, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनस्तायोदोस से मुलाकात भी की। तुर्की को यह साफ संदेश दिया था। मुलाकात में उन्होंने साइप्रस की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय स्वायत्तता पर खास जोर दिया था। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिका में तुर्की के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में भारत के इसी रुख पर जोर दिया, जिससे वो बिलबिला गया था। दोस्तों, माना जा रहा है कि इस बार भी विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान तुर्की के साथ विवाद पर साइप्रस से बातचीत हो सकती है, जिससे उसकी टेंशन बढ़ी हुई है। जय हिंद, जय भारत।